IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है सुश्री कविता की कहानी उस गुलार्थ से, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। फोन की घंटी जब घनघनाई तो वो सोने की तैयारी में थी। मुंह हाथ धुला था, नाइटी डाली थी, किचन समेट लिया था। सब कुछ बटोर कर जैसे खुद को भी बटोर ही रही हो, थोड़े से विश्राम और एक नए दिन की शुरुआत के लिए। रातें उसे बेहद प्यारी हैं, इसलिए कि वो थकान धोती हैं, दर्द सेकती हैं और खड़ा करती हैं हमें एक बार फिर। वो तरोताजा करती हैं हर थके हारे इंसान को। यदि वो दर्द लाइलाज ना हुआ तो किसी छुट्टी के दिन से भी प्रिय उसे ये रातें लगती हैं। रातें अगर दुनिया में ना होती तो फिर इस दुनिया का क्या बनता। छुट्टी के दिन स्केड्यूल इतने तय, निश्चित और एकरस होते हैं कि छुट्टी होने का एहसास ही जैसे जाता रहता है। लगता है ये एक और वर्किंग डे था, ज्यादा लोड और तनाव से भरा हुआ। बस जगह बदल जाती है काम करने की, जैसे वर्क फ्रॉम होम के दिन हो, दोहरे तनाव और मुश्किलात से भरे हुए। उसने चेहरे पर नाइट क्रीम की एक परत चढ़ाई थी और व्यंग्य से मुस्कुराते दूर खड़े अपने पति को देखा था। अब क्या हुआ, ऐसा भी क्या कर दिया? कौन सा गुनाह? थोड़ी सी क्रीम ही तो लगाई है, वो भी रात में। यूं तो कहते हैं तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो बिल्कुल, कितनी लापरवाही है तुम्हारे मन में खुद की खातिर। स्किन देखो अपनी, इसी उम्र में माथे पर झुर्रियां आनी शुरू हो चुकी हैं। और ये कितने सूखे से डिहाइड्रेटेड हाथ पांव हैं तुम्हारे। इतने क्रीम लोशन बनते हैं इस दुनिया में, क्या तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं ईजाद हुआ आज तक? दूसरी ऑफिस जाने वाली औरतें कितना बनती सवरती हैं, एकदम अपडेट रखती हैं खुद को, और तुम? कहने और सोचने का एक गहरा फासला उसे अक्सर अविनाश के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। आजकल तो कुछ और ज्यादा, जैसे कोई एक फांक हो जो हमेशा झांक झांक जाती है उनकी बातों के बीच से। जैसे जो कहा गया हो वो बस इसलिए कहा गया हो कि कोई भी शिकायत जरूरी हो जैसे। उसके गुनगुनाने और सितार बजाने से भी अब उन्हें दिक्कत होती है। ये क्या सुबह सुबह शुरू कर देती हो? थका हारा आदमी ठीक से नींद भी ना पूरी कर पाए। बंद करो इसे। यार तुमसे कितनी बार कहा है, इस सितार और तबले को अब कबाड़ी को दे देते हैं। बजाने सुनने का वक्त ही कहाँ रह गया अब हमारे पास। तिहाई वक्त तो ये नौकरी ले लेती है और बचा खुचा वक्त बिटिया, परिवार और दोस्तों के नाम। और देखो ये कितनी जगह घेरता है इस छोटे से घर में। तुमने भी तो लिविंग रूम में ही बैठा रखा है इन्हें। ये हटें तो इस जगह का कुछ सार्थक उपयोग भी हो। कभी सुनने बजाने का मन हुआ तो डाउनलोड कर लेंगे। वो सोचती रही थी देर तक चुपचाप। क्या अब इन चीजों के कोई मायने नहीं रह गए अविनाश के जीवन में? क्या इन्हें देखकर उन्हें वो पुराने दिन याद नहीं आते? वो मीठे कुनकुने प्यार से भीगे दिन। वो कैसे भूल सकते हैं कि उनकी ये जो सरकारी नौकरी है वो भी इसी फालतू और बेकाम के तबले की बदौलत ही हासिल हुई थी उन्हें, कलाकार कोटे में। शादी तक को भी उसके पापा कहाँ राजी होते अगर अविनाश ने अथक प्रयास करके ये नौकरी ना हासिल की होती। इन्हीं चीजों की तरह कहीं उसकी उपस्थिति भी बेकार और निरर्थक तो नहीं हो चली है उनके जीवन में। फर्क बस इतना है कि वो खुलकर कह नहीं पाते कुछ। ये शिकायतें कब आ गई उनके बीच उसे पता ही नहीं चला। नहीं तो अभी उम्र के उस पड़ाव तक नहीं पहुंचे थे वो लोग कि दूरियां उनके बीच अभी से जगह बनाने लगे, सन्नाटा पसरने लगे रिश्तों के बीचम बीच।
ये सब कब, कहां और कैसे घुस आया उनके दरमियान, उसे सचमुच समझ भी नहीं आता। वो उनकी कही हर बात को बहुत ध्यान से सुनती है, भरसक अमल भी करती है। लगता है अब खुश होंगे वो, पर नहीं। बदली हुई कुर्ती का स्टाइल, ढूंढ खोज कर कभी उनकी लाई हुई साड़ियों को पहनना कि इससे ही कहीं, कपड़े के तयशुदा रंग से अलग के रंग, बदला हुआ हेयर स्टाइल, खाने में पकने वाली हर नई चीज जिसके लिए वो कभी किसी दक्ष वकील की तरह दलील पर दलील देते रहे हैं। कुछ भी कहां तो पुरअसर था उनके बीच, कुछ भी उन्हें संतुष्ट नहीं करता था। वही व्यंग्यात्मक मुस्कान टंगी रहती हमेशा उनके चेहरे पर। उसे ये समझते समझते वक्त लगा था कि शिकायतें तो शिकायतें हैं, आज दूसरी हैं तो कल तीसरी होंगी। वो अपना श्रम और अपनी ऊर्जा बेकार ही नष्ट कर रही है इन सब बातों के पीछे। मानसिक शांति भी कि कुछ भी नहीं बदलता और न बदलने वाला इस सब से। ठहराव और शिकायतें, ऊब और निराशा, अब यही है उसकी जिंदगी। बहुत चाह या फिर सोच समझकर भी वो इसमें कोई भारी रद्दोबदल कहां कर पाती है। वो घबरा उठती है कई बार। क्या करे वो कि सब कुछ सहज हो, सब कुछ पानी की तरह प्रवाहपूर्ण और पारदर्शी, पर मन के आईने पर धुंध की परतें चढ़ती ही रहती हैं उसके चाहे अनचाहे, तहें जमती रहती हैं। वो लोगों को अपने परिवार में हंसते खिलखिलाते देखकर हैरानी से भर उठती है। किस दुनिया से आए हैं ये लोग? कैसे इतनी मुस्कुराहट होती है इनके चेहरे पर? किस तरह इतना खुश रहा जा सकता है? यूं तो ऊपर ऊपर से उनके रिश्ते में कोई फांक, कोई गैप नहीं दिखता। तारीफें करते नहीं थकते सब उन दोनों की, उसके परिवार की। सुंदर कमाऊ पत्नी, जान छिड़कने वाला पति, एक प्यारी ज़हीन सी बिटिया। पर ये वो सच है जो बस ऊपर ऊपर से नजर आता है। अंदर गहरा सन्नाटा पसरा है उनके जीवन में, एक विचित्र सा ठंडापन, एक अजीब सी निरपेक्षता। कोई किसी से जानते बूझते गलत व्यवहार नहीं करता। वो घटित हो जाता है जैसे उसे होना ही था। अब शब्द नहीं कहते वो। मारपीट की कोई वारदात कभी घटित नहीं हुई इस घर में, पर जो घटित होता है वो ज्यादा हौलनाक है, ज्यादा विचित्र, कि चाहे अनचाहे दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही भिंदे रहते हैं शब्दों के छोड़े हुए विष बुझे बाण से। उसने गौर किया था बिटिया भी इन दिनों उदास और बुझी बुझी रहने लगी है, अपनी ही दुनिया में ज्यादा मग्न। दोस्तों के बीच ज्यादा वक्त गुजरता है उसका। वो उन्हीं के साथ ज्यादा खुश और कंफर्टेबल दिखती है। उसे लगता है घर के माहौल का असर है ये। उसे ऐसा नहीं होने देना बिल्कुल। माहौल बदलना होगा घर का। अपनी जिंदगी जैसी जिंदगी वो उसके हिस्से बिल्कुल नहीं चाहती। उसकी आंखों में अपनी आंखों वाली उदासी तो बिल्कुल भी नहीं। वो हर बार खुद को खड़ा करती है तो सिर्फ बिटिया की खातिर, कि उसे तसल्ली लगे वो घर जैसे एक घर में पल रही। आम परिवारों जैसा उसका भी एक परिवार है, जहां सब कुछ सहज सरल है, सब कुछ सामान्य, हंसी, शरारतें, गुस्सा, चुहल, सब कुछ। यानी वो सब कुछ जो किसी जीते जागते घर के मध्य सांस लेता है। उड़ी हुई चीजें कहाँ टिकती हैं ज्यादा। अस्वाभाविक भी वही सबसे ज्यादा लगती है। कभी कभी उसे लगता जबरन की जा रही इन कोशिशों में वो बिल्कुल भौंडी हुई जा रही है, इस हद तक भौंडी कि जिसे अश्लीलता के मुहाने से मिलता हुआ कहा जा सके। वो विटी नहीं रही कभी, न उसे दिन रात की अस्वाभाविक हंसी ठिठोली ही पसंद है, पर इन दिनों उसने ये देखा है कि वो इन्हीं बेतुकी कोशिशों में खर्च हो रही है लगातार। दरअसल किसी खास माहौल को रचना अकेले किसी एक के बस का तो हो ही नहीं सकता। जब दूसरा पक्ष जब तब संजीदगी से किए गए उसके इन प्रयासों को भोंडा और भोथरा करने पर तुला हो, तब तो सबसे कठिन।
वो सोचती तो सोचती रहती, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? वो कभी हंस देते, अपनी वही व्यंग्यात्मक हंसी, कभी अपनी निस्पृहता से खारिज कर देते उसकी हर कोशिश। बिटिया भी पूर्ववत उदासीन और निश्चेष्ट। वो सोचती क्यों कर रही है ये सब, किसकी खातिर, किसे परवाह पड़ी है उसकी या इन सब बातों की। ठीक उन्हीं दिनों घटा था वो सब कुछ, और इस तरह बदल गया था सब कुछ एक बारगी। उन तीनों का जीवन, जीवन शैली, कहें तो और भी बहुत कुछ। उस दिन मोबाइल की घंटी घनघना उठी थी। गो कि ये मोबाइल उसका था, पर उसने उनसे कहा था, उठा लीजिए ना, ला दीजिए जरा, काम करते करते किचन में ही छूट गया। कि वो चाहे जिस भी बहाने एक सतत संवाद कायम रखना चाहती थी। मैं क्यों लाऊं? मोबाइल तुम्हारा है, कॉल भी तुम्हारे लिए, खुद ही उठा लो जाकर। ओफो, थक गई हूं, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना भी क्या किया कि थक गई? चंद रोटियां ही तो बनाई हैं और एक सादी सी दाल। इतना तो औरतें खेलते खाते हंसते मुस्कुराते बना लेती हैं। अरे क्या बात करती हो तुम, औरतें तो छूने भी नहीं दे अपने फोन को, और तुम कह रही हो कि हाँ वही तो। वैसे मैं भी कहाँ आपको कॉल उठाने के लिए कह रही हूँ, बस मोबाइल ले आ देने को कह रही हूँ ना। वैसे ऐसा है भी क्या मेरे इस मोबाइल में? पासवर्ड तक तो कभी लगाया नहीं आपकी तरह, जहां तहां छोड़ती फिरती हूँ। ऑफिस में भी दूसरे लाकर फोन थमा जाते हैं, मैडम आपका फोन रह गया था हमारी टेबल पर। ये तो मेरा घर है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसे ही तो लापरवाही की हद कहते हैं, और बखाने से ऐसे कर रही हो जैसे बड़ा नेक काम किया करती हो। उसने तीर को अपनी तरफ आते देख भी खुद को खुद से परे कर लिया था। कभी कभी चीजों को निरस्त करना जरूरी होता है, नहीं देना होता हर कहे गए पे कान। उसने पलटवार में बहुत मीठा रवैया अपनाया है कि घर की सुख शांति और सौहार्द। सुनो, आप चाहे खींचो, चिल्लाओ, सुनना चाहो कि ना सुनना चाहो मेरी बात, जैसे कि आप आजकल हरदम करते रहते हो, पर मुझे आप ही से कहना है सब कुछ, कि ऐसी आदत रही है हमेशा से। वो गलत नहीं कह रही थी। दरअसल उसके जैसी किसी स्त्री के पास कुछ निजी जैसा हो ही नहीं सकता। अगर होता भी हो तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं रहा कभी। उम्र के 16वें बरस से बांटती आई थी वो उनसे अपना मन, अपने सुख दुख से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। कोई दूसरा मित्र, कोई अन्य सखी उसने उनसे अलग कभी चुना ही नहीं। कोई मिला भी तो किसी को कभी इतने करीब आने ही नहीं दिया। पर अब लगता है ये गलत किया उसने। हर बात का लोड किसी एक पर ही क्यों हो आखिर? जिंदगी की सारी अपेक्षाएं किसी एक से ही क्यों जुड़ी हों और बंधी हों? होना चाहिए जिंदगी में कोई दूसरा और कोई तीसरा भी, जरूर होना चाहिए। वैसे ही जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, बच्चों का कमरा सब अलग अलग होता है संभ्रांत घरों में, जैसे घर, स्कूल और दफ्तर भिन्न होते हैं एक दूसरे से। किसी भी एक रिश्ते के मत्थे अगर सारे रिश्तों का बोझ बांध दो तो वो शर्तिया डूबेगा, नहीं तो ओपचुप तो जरूर करेगा। संभव हुआ तो भागेगा भी जान छुड़ाकर। उससे ये गलती हुई थी और खूब हुई थी। उसने सब कुछ सौंपा था उन्हें अपना, और बदले में उनसे भी उसी संजीदगी की उम्मीद करती आई थी। लेकिन रिश्ते कोई जोड़ घटाव गुणा भाग तो होते नहीं कि इतने का जोड़ इतना ही होगा और घटा दिया तो बस इतना। फिलहाल तो वो अपनी इस गलती पर बस पछता सकती थी। पीछे जाकर सब कुछ बदल पाना तो असंभव था, और अब इस उम्र में आकर तो और भी मुश्किल। उन्होंने नहीं लाकर दिया था उसका फोन। मोबाइल की घंटी बज बज कर बंद हो चुकी थी। चलो बला टली, उठाने की अब कोई जरूरत भी नहीं। इतनी रात गए, यूं भी उसे कौन फोन करेगा? सब जानते हैं कि वो। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद फोन की घंटी फिर से बजने लगी थी। वो कुछ बुदबुदाती बड़बड़ाती कमर सीधी करती हुई फोन उठाने को चल दी थी।
फोन उठाते ही मन जैसे तृप्त हो गया था। वो एक पल के लिए अपनी सारी तकलीफ, सारा गुस्सा, सारे दर्द जैसे भूल गई थी। उसे एक शीतल आवाज की लचक में न जाने ऐसा क्या था, आत्मा से पुकारती कोई आवाज, जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो कान में। मम्मा, वो सहज ही उसी स्नेह से बोल उठी थी। हाँ बेटा, बोलो। कुछ नहीं, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, आप दोनों की। उसने कहे गए में जैसे बहुत सोच समझ कर जोड़ा है कुछ अतिरिक्त। आप चुप क्यों हैं इतनी? क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही? वो सकते में है, जैसे कोई बोल ही नहीं फूट रहा मुंह से। सपना सपना ही तो है उसका। कोई इस तरह स्नेह से, दुलार और लाड़ से भरकर उसे पुकारे। पोर पोर तक स्नेह में डूबी वो आवाज न जाने कितना कुछ कह रही है लगातार। उसकी भावनाएं भी सतत संवाद में हैं, पर मजाल है कि एक भी लफ्ज मुंह से बाहर आ जाए। वो भी चले आए थे ठीक उसके पीछे पीछे, पर उस आवाज के मोह और ममत्व में डूबी वो उनसे रूठना और शिकायत करना भी भूल गई हो जैसे। अब क्यों आए, जबकि वो बिना कहे भी बूझ रहे हैं उसकी शिकायत। वो इशारा करते हैं, फोन को स्पीकर पर डालो। वो निगाहों से बरजती है, क्यों? वो नहीं डालती फोन स्पीकर पर। मन नहीं कि इस वक्त भी मानी जाए उनकी हर बात। आदतन वो उनकी बात मान लेने को होती ही है कि वो आगे बढ़कर फोन को स्पीकर पर कर देते हैं। वो खीज और क्रोध से भरकर देखती है उनकी तरफ, पर मुंह से एक भी शब्द नहीं। क्यों सुनना है उनको उसकी बातें? क्यों जानना होता है उन्हें हर कुछ, जबकि अपना कोई कॉल आया नहीं कि उठकर बाहर भाग लेंगे। वो अपने गुस्से और क्रोध से उभरती है तत्क्षण। आप इतनी चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही कुछ भी? उसकी आवाज में रूठने जैसा कुछ शामिल है। नहीं, चुप नहीं, बस सुन रही हूं तुम्हें। कभी नहीं कहा ना तुमने ऐसे, बस इसलिए। कभी नहीं कहा, इसलिए तो आज कह रही हूँ। आप भी ना। लेकिन आवाज आपकी इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है? जैसे आप ना होकर कोई और हो, जैसे मैं आपके बदले किसी और से बात कर रही हूँ। क्या हूँ? रखती हूँ मैं फोन फिर। अरे नहीं नहीं, मुझे सर्दी है, तुम्हें नहीं पता? सुबह तक तो नहीं थी आपको सर्दी, अचानक पानी का काम ज्यादा कर लिया होगा। पता है ना आपको पानी से एलर्जी है, फिर भी शगुफ्ता आज नहीं आए काम करने? नहीं। आने दीजिए उसको, फिर मैं उससे बात करती हूँ। फिर चुप्पी। खुश नहीं हुई क्या आप मेरे फोन करने से? बस एक हूँ, बस एक हाँ, इतना ही बस। अरे नहीं, कभी सुना नहीं ना तुम्हें इस तरह, सो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह रिएक्ट करूं। डर भी गई थी, थोड़ा हैरत में भी थी, आखिर हूं तो एक माँ ही। ओहो, तो ये बिल्कुल अभी अभी पता चला है आपको? शैतान कहीं की। कैसा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, मन को कितना भर देने वाला। ये कैसे बताऊं बेटू। बेटू, उसने इस शब्द पर कुछ खासा जोर दिया था। इतनी नाराज हैं कि नाम से भी नहीं पुकारेंगी एक बार? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि दरअसल कहना क्या है, पुकारना है तो कैसे। ना सही प्यार वाले से, उससे ही जो आप चिढ़ में गुस्से में चिल्लाती हैं अक्सर। ये लड़की उसकी मुश्किलें और बढ़ाती जा रही थी। मेरे पुकार के नाम नीमा, या फिर आपकी वो चिढ़ाने वाली अदा नींबू। सबसे अच्छा लगता है मुझे आपका नींबू बुलाना, चिढ़ाने के अंदाज में। खनकदार। मम्मा, पुकारिए ना, कुछ भी पुकारिए, पुकार लीजिए ना। वो अभी भी चुप है, एक निर्वाकता छाई जा रही हो जैसे उस पर।
और वो अभी भी धारा प्रवाह। उस गुस्से और अलगाने वाले नाम नीमू से तो बिल्कुल नहीं। जानती हूँ नाराज होती हैं तब आप मुझसे, इसलिए नीम जैसा ही कड़वा कसैला लगता है मुझे आपका वो पुकारना। पुकारते वक्त जो कड़वाहट भरी होती है ना आपके मन में, शब्दों की तुलसी में भी उतर उतर आती है। छोटी थी तो बहुत गुस्सा आता था। आपकी देखा देखी सारे दोस्त भी मुझे वैसे ही चिढ़ाने लगे थे, नींबू नींबू नींबू। कई बार तो मैं लड़ भी पड़ती थी आपसे ना। ये किस नाम से बुलाती हैं आप मुझे? सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। लेकिन आज आप तो सुनकर हंस रही हैं, पर मुझे यूं क्यों लग रहा है आपकी इस हंसी को सुनकर जैसे आपने बिल्कुल परे धकेल दिया हो मुझे। आप बस हंसकर टाले जा रही हैं, पुकार नहीं रही एक भी बार। एक बार तो कहिए ना, मेरे कान तरस रहे हैं आपकी ये पुकार सुनने को। गुस्से में खींचती है वो। ये लड़की भी ना आला दर्जे की जिद्दी है। जिस बात पर अटक गई उसी पर अटक गई। लेकिन जैसे हलक के कुएं में कहीं गहरे डूबा पड़ा हो ये शब्द, और निकालने वाली वो बाल्टी और डोर ही गुम हो गए हों कहीं, या फिर छूटकर गिर पड़े हों उसी अतल कुएं में। बहुत कोशिश करने पर बहुत मुश्किल से निकली है एक बड़ी कमजोर सी आवाज, बेटू, नींबू। हालांकि उसने इन शब्दों में जान डालने की बेतरह कोशिश की है, पर पता नहीं क्यों दूसरी तरफ वाली आवाज को उसकी बेदिली साफ सुनाई दी है। मम्मा, ये कैसे बुला रहे हो आप? हाँ, फिर हाँ, जिसे कहने का अभी कोई तुक या औचित्य नहीं। असमंजस में है वो, और कहे तो भी क्या। ये हाँ क्या? मैं इतना कुछ शेयर कर रही हूँ आपसे, वो भी इतने दिनों बाद, पर आप हैं कि बस हाँ हूँ किए जा रही हैं, जैसे किसी अनजान से बातें कर रही हूँ। जाइए, मैं फोन रखती हूँ। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फोन किसी अनजान नंबर से था ना। वो रॉ में कह जाती है और कहकर अपनी जीभ काट लेती है। ये कह दिया तो क्या कह दिया आखिर, अब बात संभाली जाए तो कैसे। लेकिन दूसरी तरफ अब भी वही इत्मीनान है। हाँ, वो बैटरी डिस्चार्ज था मेरे फोन का, चार्जर घर पर ही छूट गया था। दिखा नहीं आपको कहीं? यहाँ मैंने किसी का फोन उधार लिया है, फिर कॉल किया। दूसरे का फोन लेकर इतनी देर और दूर से इसलिए इतना बकबक नहीं कर रही हूँ कि आप यूं चुप रहें। लगा सामने होते तो इतना बोल न पाऊं मैं शायद, कि सुन भी नहीं पाए आप इस तरह। या तो मैं ही रो दूंगी या फिर आप, फिर बातें धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने सोचा था जब मैं फोन करूंगी। नंबर याद था तुम्हें मेरा? आप भूल गई कि मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। बचपन में जब आप मुझे उतनी लंबी कविताएं रटवाती थी, मैं तुरंत याद कर लेती थी। किसी सब्जेक्ट में कोई चीज समझा लेने के बाद दोबारा कभी उसके लिए आपको परेशान किया क्या? फिर भी पूछती हैं। सुनिए, 8457553233, यही ना? उसके दिमाग में घूम रहा है 8457532139। मम्मा, ये फोन पर क्या कट कट की आवाज होने लगी, जैसे कुछ टाइप करने लगी हो आप? ये आपकी आदत तो नहीं है। आप एक समय फोन पर एक ही काम करते हो। बात करते करते व्हाट्सएप ही झांका हो, आपसे तो वो भी नहीं होता। अरे नहीं, वो तुम्हें ऐसे ही लगता रहता है बहुत कुछ। मुझे तो पापा का नंबर भी याद है, पर मैं अभी आपको ही फोन करना चाहती थी। माना कि मैंने आपकी बात कभी नहीं सुनी, बस पापा के कहे में हामी भरती रही, लेकिन बस सामने सामने ही किया हमेशा वही जो मेरा मन हुआ। आपसे तो मुझे कभी डर नहीं लगा। ये भी जानती थी कि आप पापा से मेरी शिकायत नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं कहेंगे कभी उनसे, लेकिन आपने तो एक बार भी कॉल नहीं किया मुझे। इतनी नाराज थी आप मुझसे। मैं अगर सचमुच चली जाती तो? चली जाती? कहाँ चली जाती? क्यों? हाँ, चली जाती। आपने कितना समझाया था, फिर भी। अच्छा जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? इतनी चुप हैं आप अभी भी, मेरे चले जाने की बात सुनकर भी।
उसकी इस चुप्पी पर वो उसे झकझोरते हैं, इशारे से कहते हैं, बोलो, कुछ तो बोलो। पापा, पापा तो नहीं है आसपास। उसकी आवाज थोड़ी चौकन्नी हुई है। वो कुछ कहे कि इससे पहले वो इशारा करते हैं, ना ना कहो, कहो। नहीं, कोई भी तो नहीं है। उसकी ना में भी कोई हाँ है। आप झूठ बोल रही हैं ना, वो है आपके आसपास। उनकी उंगलियों का उसके कंधे पर बढ़ता हुआ स्नेहिल दबाव कहता है, कहो नहीं, पुख्तगी के साथ कहो। वो जानते हैं झूठ उससे सलीके से नहीं बोला जाता। मजबूरी में बोले भी तो उसकी आवाज कांपने लगती है। उनकी उंगलियां उसे हौसला देते हुए कहती हैं कि बोलो, अभी यही कहना जरूरी है। उसे भरोसे में लो, भरोसा दो। कहो उसको कि तुम उसके साथ खड़ी हो, बिल्कुल बगल में उसके, कि तुम उसकी माँ हो। वैसे तुम कहाँ हो? मम्मा, पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट? इतना गुस्साना और चौंकना भी क्या? आ तो रही हूँ अब लौट कर। हाँ पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी दोस्त के कमरे पर हूँ, आज पजामा पार्टी है, लेकिन नहीं जा रही मैं आप दोनों को छोड़कर। पता है मम्मा, सोचा तो ये था कि चुपचाप चली जाऊंगी अमेरिका बॉब के साथ, अपना वेस्टर्न सिंगिंग का शौक पूरा करूंगी। आपकी बेटी होने के बावजूद मुझे शास्त्रीय संगीत में कभी रुचि नहीं रही, बल्कि यूं कहूं कि आपकी बेटी होने के कारण ही मुझे शास्त्रीय संगीत में कोई रुचि नहीं रही। यूं सुबह शाम अकेले कोने में बैठ बजाते गाते रहना, मुझे ये सब कुछ रोने रिरियाने से ज्यादा कभी कुछ नहीं लगा। जिस संगीत को आप मन की शांति, सुकून या शुद्धता से जोड़ती हैं, वो मेरे लिए एक संलाप ज्यादा था, उदासी और घनी पीड़ा। आपका दर्द था। आपके संगीत में फॉल्स वॉइस यानी आवाज चुराकर गाने की मनाही है। वहां विब्रेटो यानी स्वर में कंपन की आवश्यकता शुद्धता में शामिल नहीं है। वो विदेशी संगीत की अवधारणा से जुड़ी है। पर अपने मन को और दर्द को छुपाना, आवाज की कंपन को दबाना कोई पाप नहीं है मम्मा। मैं दोहरी जिंदगी जीने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। दिखावे के लिए खुश होने का ढोंग भी मुझसे नहीं किया जाता। मैं तो खुलकर रोना और खुलकर जीना चाहती हूँ। इसलिए आपकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं आपके सितार और देसी संगीत से कभी नहीं जुड़ सकी। बल्कि इसके विपरीत वेस्टर्न म्यूजिक में मेलोडी की जगह हारमोनी की जो परिकल्पना है, वो मुझे बेहद पसंद है। एक ही गायक, एक ही वाद्य यंत्र के साथ हारमोनी तो संभव ही नहीं है। इस अरेंजमेंट में कई गायक चाहिए होते हैं, कई वाद्य यंत्र और वादक भी, ढेर सारी धुन, ढेर सारे लोग, मतलब ऑर्केस्ट्रा। तब जाकर बात बनती है, तब जाकर बनता है कोई एक गीत, एक बैंड। मैं अकेले रहते रहते ऊब चुकी थी मम्मा। मैं चिल्लाना चाहती थी जोर से, पूरे मन और आत्मा से गाना चाहती थी, और आपके घर में न इसके लिए जगह थी, न आपके संगीत में। आपको पता है मम्मा, बॉब के बैंड में जाकर वो सब कर सकी, या मुझे करने को मिला। सोचा था उसके बैंड के साथ ही चली जाऊंगी उसके देश, उसी के साथ रहूंगी लिव इन में। शादी करने का कभी नहीं सोचा। शादी करके जिस तरह आप दोनों रहते हो ना, वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी मुझे। लेकिन न जाने क्या हुआ, आपकी याद बेतरह आने लगी। सही लगने लगा आपका हर कहा। ये भी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर दूसरे शौक, या फिर पढ़ाई छोड़कर नहीं उसके साथ साथ कि वेस्टर्न म्यूजिक का अपना शौक यहाँ इस देश में रहकर पूरा करूं। कि हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए सबसे पहले। शायद प्यार नहीं था मुझे बॉब से। शायद मुझे गिटारिस्ट बनने और वेस्टर्न गायकी का भी शौक नहीं था उस तरह। आपके सितार से जीतने और अलग दिखने की लड़ाई में मैंने गिटार थाम लिया था बस। अगर प्यार होता तो। अचानक मुझे लगने लगा मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूं
कि आप दोनों को इससे दुख होगा। मैं आप लोगों को दुखी देखने के लिए कर रही थी ये सब कुछ। मुझे आप लोगों को दुखी करने और देखने में खुशी मिलने लगी थी। उस पर लगा मुझे कि मैं बस रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ, ये प्यार, ये शौक, ये सब बहाने भरते हैं आपसे दूर जाने के लिए। मेरे मन में जो कुछ भी था उस वक्त मैंने सब कह दिया। आप मुझसे नाराज मत होना, और गुस्सा हो तो मुझे 2 थप्पड़ लगा लेना, आ जाऊं फिर। लेकिन इस तरह चुप मत रहो ना मम्मा। आपने तो मुझे हमेशा माफ किया है ना। बड़ी से बड़ी गलती की सजा पापा को नहीं देने दी, उन्हें तो खबर तक होने भी नहीं दी आपने कई बार। फिर आज इतनी चुप्पी क्यों मम्मा? कहा ना मुझसे गलती हो गई। झूठी वाली नहीं मम्मा, सच्ची वाली सॉरी। दिल से वाली सॉरी मम्मा। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, और आप सबको, पर आप तो मेरी मम्मा है ना, वही वाली मम्मा, मुझे समझा लेने वाली, मुझे बचा लेने वाली हर मुश्किल से मम्मा। मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। पिटाई कुटाई फिर चाहे जितनी मन हो कर लेना, लेकिन जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे आपके हाथ का बना कढ़ी चावल चाहिए। पगली कहीं की। वो तो हूँ मम्मा, आपकी बिटिया जो हूँ। बनाऊंगी ना कढ़ी चावल। चुप थी तो बस इसलिए कि तुम अपनी बातें खत्म करो जल्दी से और घर आ जाओ। बहुत रात हो रही है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम सब। हाँ माँ, आप भी बस बातें करेंगी या खाना भी बनाएंगी मेरे लिए? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया मम्मा। मैं अभी घर आ रही हूँ मम्मा, आप फोन रखिए। आई लव यू मॉम, आई लव यू। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं। फिर भी वो किसी झोंक में चल पड़ती है, जैसे किचन में सचमुच कढ़ी चावल बनाने जा रही हो। फिर किचन तक आकर किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रहती है देर तक। फिर वो बरामदे को पार करती है चुपचाप। गलियारा पार करने के बाद बिटिया के कमरे तक जाती है। सोई हुई अपनी 10 साला बच्ची का सिर सहलाती है। आंसू हैं कि निरंतर बहते जा रहे हैं आंख से। बच्ची के चेहरे पर भी गिर रही हैं उसकी कुछ बूंदें। बच्ची नींद में कुनमुनाती है। वो उसे चादर उड़ाकर लौट आना चाह रही है कि बच्ची नींद में जकड़ लेती है उसका हाथ। वो हाथ नहीं छुड़ाती उससे, खड़ी रहती है बेसुध, चुपचाप। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा की आवाज में सुश्री कविता जी की कहानी उस गोलार्ध से। ये कहानी हंस पत्रिका के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा।
there's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello. It's been another great week on the IVM Podcasts Network. On The Habit Coach, Ashton talks to skipping world champion Chetan Tambe about his journey to the top. On Smarter with Sid, Siddharth decodes what goes into a successful professional partnership. On Marathi Khidkitun, the Deshmukhs analyze the statistical occurrences of certain words in various languages. On A Sip of Finance, Priyanka teaches us how to manage multiple bank accounts. And on Probation Se Promotion Tak, Abhinav tells us how we can convert our career anxiety into our greatest strength. Do not forget, IVM Podcast has just launched its merch and the first line is out now. Head to the IVM Podcast website, click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Boat Lifestyle, Small Case, Cap Gemini, Intel vPro, and Intel. Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops.